स्टॉप, बढ़िया, सीट बेल्ट बांध के बैठ जाओ। राजस्थान हिस्ट्री कल्चर से स्टार्ट कर रहा हूं। देखो, रंगमहल की एक सभ्यता है जो 1952 के अंदर खोजी गई थी और किस पुरातत्वविद ने के निर्देशन के अंदर वहां पर सबसे पहले उत्खनन का काम किया गया था। ये स्वीडन की थी, श्रीमती हन्ना रीड। स्वीडन की एक जो आपकी पुरातत्ववेदा थी, इनका नाम था हन्ना रीड। और हन्ना रीड का देश कौन सा था? हन्ना रीड आपके स्वीडन की थी। ये बड़ा अच्छा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि हन्ना रीड कहाँ की थी? स्वीडन की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। 1952 से 1954 के दौरान यहां पर खुदाई की गई थी। 1952 से 1954। ये रंगमहल की सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? देखो, हनुमानगढ़ के अंदर तुम एक तो कालीबंगा पढ़ते हो, एक इसके साथ साथ इसको भी पढ़ लो यार, है ना। कालीबंगा के साथ साथ इसको पढ़ लो कि ये हनुमानगढ़ जिला हो गया। कौन सा जिला हो गया? हनुमानगढ़ जिला हो गया। ठीक है जी। हन्ना रीड के नेतृत्व में स्वीडन की थी। ओके गुरुजी, याद हो जाएगा। चावल के प्रमाण मिले, तांबे की 105 मुद्राएं मिली, 105 तांबे की मुद्राएं मिली, 105 तांबे की मुद्राएं भी यहां से मिली है। चावल के प्रमाण भी आपके हन्ना रीड के नेतृत्व में जब खुदाई हुई यहां से मिले। अच्छा, गुरु शिष्य की प्रतिमाएं भी वगैरह भी मिली हैं और भी बहुत सारी चीजें मिली है जो यहां से प्राप्त हुई हैं। ओके 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 ओके। अब आज की क्लास है ना, बहुत शानदार होने वाली है। ये पूरा एग्जाम हॉल के पैटर्न पर आधारित पेपर है। सभी बच्चे क्लास को लाइक करके बैठ जाओ क्लास में चुपचाप, ठीक है। एग्जाम हॉल का पैटर्न करवा रहा हूं। आगे देखो, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व के अंदर मालव नगर और एक नाम आता है इसका कारकोट नगर। मालव नगर और एक इसका नाम आता है कारकोट नगर। ये मालव नगर और कारकोट नगर किसको कहते हैं? कितने नंबर आ रहे हैं 100 में से मुझे बताना क्लास के एंड में, है ना। लकड़ारा लाडा नंबर तो चेक करे को नहीं। हाँ, बताओ फटाफट क्लास के एंड में बताना कि 100 में से कितने नंबर आए। बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, अब देखो यहां पर नगर की जो सभ्यता टोंक के अंदर, नगर की सभ्यता टोंक के अंदर, उसे मालव नगर कारकोट नगर कहा गया है। अगर तुमसे पूछ लिया जाए नगरी पूछ लिया जाए तो नगरी किसका प्राचीन नाम हो जाता है? नगरी है वो चित्तौड़ का प्राचीन नाम है। नगरी चित्तौड़ है, लेकिन नगर कौन है? नगर है वो आपका टोंक की सभ्यता, टोंक से प्राप्त हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सुनारी सभ्यता है तो झुंझुनू से प्राप्त होती है। लोहे की सभ्यता है ना, लोह सभ्यता है, उस समय लोह युग की सभ्यता है। सोना समझ के सोना मत कर देना, ये फायर है, याद रखना। रेड टोंक प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्राचीन भारत का टाटा नगर। अब रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि। टाटा से याद आया मुझे, है ना। और रतन टाटा ये कहते हैं कि मैं काम सोचता नहीं हूं, जब करने बैठता हूं ना तो करके खत्म कर देता हूं, उससे प्रूव कर देता हूं। तो उनकी बात को याद रखना हमेशा। आगे देखो, प्राचीन भारत का टाटा नगर रेड को कहा जाता है। यहां से खूब सारे सिक्कों के भंडार मिले, 3000 से ज्यादा आहत मुद्राएं मिली है। यह प्रश्न भी एग्जाम में आता है रेड का। अगला क्वेश्चन, किस शिलालेख के अंदर चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है? राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों की हम जब बात करते हैं, राजपूतों की उत्पत्ति, हाँ जी, राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में जब हम सिद्धांतों की बात करते हैं, अलग अलग हम क्या करते हैं? उल्लेख करते हैं अभिलेखों का। अभिलेख के अंदर शिलालेख भी आते हैं, गुहालेख भी आते हैं, स्तंभ लेख भी आते हैं। तो अभिलेख एक बहुत विस्तृत शब्द हो जाता है। तो चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण किस में बताया गया है? चौहानों का वत्स गोत्र का ब्राह्मण है आपको बिजौलिया शिलालेख के अंदर बनाया गया। ये मेवाड़ से प्राप्त होता है, चीरवा वाला। इससे सती प्रथा की जानकारी मिलती है। किससे? सती प्रथा की जानकारी आपके चीरवा के लेख से मिलती है। चित्कार करते हैं ना, कब सती होती है कोई, तब तो याद रह जाएगा आराम से। चीरवा का जो लेख है वो, और बिजौलिया वाला जो लेख है वो 1170 ईस्वी का है। कब का है? 1170 ईस्वी का हो जाता है आपका बिजौलिया का लेख, 1170 ईस्वी का हो जाता है। इसमें यह उल्लेख मिलता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर अधिकार किया था। इसमें यह उल्लेख मिलता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली, और उस समय का जो नाम है आपका दिल्ली का उस समय का पुराना नाम क्या था? दिल्ली का था। दिल्ली पर अधिकार किया था। दिल्ली पर अधिकार की बात किसके अंदर जानकारी हमें मिलती है? इसी बिजौलिया के अंदर मिलती है। इस बिजौलिया को आपके पार्श्वनाथ कुंद के बाद में श्रावक लोलाक के द्वारा लगाया गया था। इसको किसने लगाया था? जैन श्रावक लोलाक के द्वारा इसे लगाया गया था। यह भी याद रखो, इस अभिलेख को किसने लगाया था? लोलाक ने लगाया था। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ के आसपास का जो क्षेत्र है ना, आज का जो चित्तौड़ है, हाँ जी धन्यवाद, आज का जो चित्तौड़ है उसके आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं? उस चित्तौड़ के क्षेत्र को
किस जनपद के रूप में जाना जाता था? चित्तौड़ को शिवी जनपद के रूप में जाना जाता था। चित्तौड़ को शिवी जनपद। मेवाड़ की बात करें तो इस मेवाड़ वाले क्षेत्र के लिए प्रागवाट शब्द का इस्तेमाल किया गया था, है ना। प्रागवाट हिंदी के अंदर और मेदपाट इसको संस्कृत के अंदर कहा गया था। तो यह भी इसके साथ साथ याद कर लो। शिवी जनपद या चित्तौड़ के लिए किसका इस्तेमाल किया गया? शिवी जनपद। नगरी इसकी राजधानी हुआ करती थी, है ना। इसकी राजधानी का नाम नगरी हुआ करता था। इसकी राजधानी का नाम नगरी हुआ करता था। बहुत बढ़िया प्रश्न है। नगरी किसका नाम है? चित्तौड़ का नाम है। लेकिन नगर पूछे तो टोंक है। दोनों प्रश्न एग्जाम में आए। गौरी का नंदार, मैं थाने सिंह, ए दोनों अलग अलग है। आने बेड़ा करनी गलती मत कर दीजिए, वरना बॉस और स्वभाव तो तू जाने ही भाई। आगे देखो, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? जालोर के अंदर हम बात करें तो चौहान वंश का संस्थापक है वो कीर्तिपाल या कीतू था, जिसने आपके कीर्तिपाल या इसे हम कहेंगे कीतू कहेंगे। इसने 1182 ईस्वी के अंदर 1182 ईस्वी के अंदर चौहानों की एक शाखा स्थापित की थी। सोनगढ़ की पहाड़ी हो गई, इसी वजह से वहां के एक शाखा चौहानों की वो सोनगरा चौहान कहलाई थी। क्या कहलाई थी? सोनगरा चौहान कहलाई थी। और करो फटाफट अपने मित्र मित्री को शेयर। मैंने टारगेट दिया था आज 2000 लाइव का। फटाफट कहाँ गए सारे बच्चे? बुलाओ सबको खींच खींच के। 1000 लाइव हो रहे हैं, शाबाश। तो जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल या कीतू था। कीर्तिपाल या कीतू था, यह भी इसके साथ साथ तुम्हें याद रखना है। अगला, 17वीं शताब्दी के अंदर जो सिसोदिया राठौड़ गठबंधन, मेरे प्रश्न जब तुम देखोगे तुम ये देखोगे, ये समझोगे कि गुरुजी ने हिस्ट्री कल्चर के एक एक टॉपिक से प्रश्न उठाए हैं। इंडिया जीके, साइंस, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, एक एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाए हैं। मजा आ जाएगा तुम सभी साथियों को, है ना। हाँ, याद रखिएगा। ये सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का कौन सा शासक सम्मिलित था? सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था? ये राज सिंह प्रथम था। मेवाड़ का शासक कौन था? राज सिंह था। राज सिंह की एक राज सिंह प्रशस्ति भी है जो 1676 ईस्वी की है। कब की है भाई? बहुत अच्छा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। राज सिंह प्रशस्ति कब की है? राज सिंह के बारे में जानकारी। हाँ, चारुमती और राज सिंह का विवाह, उधर औरंगजेब कह रहा था मैं चारुमती से विवाह करूंगा, लेकिन चारुमती कहती है कि राज सिंह, वो समझ जाओ तुम कि मैं तुमसे प्यार करती हूं। तो फिर चारुमती से विवाह राज सिंह ने किया था। तो फिर औरंगजेब है वो नाराज हो गया था। ये कई समय घटनाक्रम उस समय चलते हैं। राज सिंह प्रशस्ति कब की है? यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। और राज सिंह प्रशस्ति कई शब्द आड़ा मैंने बोलता ना शर्म आवे जाने, मैं बोलूँ को नहीं, कहीं करूँ, शिक्षक हूँ ना, तो इन वास्ते बाकी बोलता शर्म आवे भाई, है ना। ते लोग मैं मने ते आप आदर्श मानो तो कई चीज़ों में बच्चा करूँ मैं, हर चीज़ है ना। आजकल बड़ा बनते जा रहे हैं तो मुझे भी अपने अंदर लक्षण रखने पड़ेंगे, नहीं तो थे वाला लखन और लाडा गुरुजी, ठीक है। तो आपकी वजह से मेरी पर्सनैलिटी बनती है, ये सीधी सी बात है। आगे जब और बढ़ूंगा 101-2 साल बाद मुझे अपने आप को और बदलना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये राज सिंह प्रथम था। देखो इस समय क्या था, बालक अजीत सिंह की रक्षा के लिए ना, अजीत सिंह छोटा था, जसवंत सिंह फर्स्ट का बेटा था अजीत सिंह बालक अवस्था में था उस समय, और इसकी रक्षा करने के लिए और वीर दुर्गादास राठौड़ के कहने पर, है ना, दुर्गादास और प्लस आपके राज सिंह का सहयोग मिल गया था। तो ये राठौड़ सिसोदिया गठबंधन हो गया था। 1679 ईस्वी के आसपास की बात है। 1678 के अंदर तो जमरूद के अंदर जसवंत सिंह की डेथ हो गई थी, उस समय उसके बाद की बात है। ये राज सिंह का आप लोगों को याद रहेगा। अगला देखिएगा, जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक, या हम इसे कहेंगे वास्तविक संस्थापक। वैसे संस्थापक जो है सिया है, आस्थान है, आस्थान के बाद धुअड़ आता है, धुअड़, उसके बाद सिया का नाम आता है। ते लोग अगर ग्राम विकास अधिकारी पेपर देखियो तो बात हम लोगों ने याद है कि बेटे जो है राठौड़ और क्रम पूछियो, जोधपुर के राठौड़ क्रम, तो आस्थान है, सिया, आस्थान है, धुअड़ है, ये क्रम था। उसके बाद है सिया वगैरह। तो सिया ये आते आते यहाँ पर सिया है वो जोधपुर के राठौड़ का संस्थापक था। जोधा के द्वारा तो आपके जोधपुर नगर की स्थापना 1459 में की गई थी, 12 मई, वो वाद की बात है। लेकिन उससे पहले सिया के द्वारा यहाँ पर स्थापना की गई थी। ये प्रश्न आप लोगों को याद रखना, सिया के द्वारा, ठीक है, सिया। और इन्हीं में से एक था चुंडा, और चुंडा के द्वारा आपके मंडोर पर अधिकार करके मंडोर को अपनी राजधानी बनाया गया था चुंडा के द्वारा। अगला देखो, ये गांग कहाँ गए, सांगा वांगा सब अलग है। सांगा जी तो मेवाड़ के हैं ना। हाँ, नूंगजी और जवार जी को बलजी और भूरजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनका एक नाम मिलता है बलजी भूरजी।
और ये रिश्ते में क्या थे, काका और भतीजा थे, है ना, ये चाचा और भतीजा थे, मतलब मारवाड़ी में यूं चाचा ने काको कहे, चाचा और भतीज थे। ये बलजी और भूरजी थे, डूंगजी जवारजी। सीकर का एक बिठोट पाटोदा का एक ठिकाना था, वहां के कछवा थे। ये कौन थे? सीकर के बिठोट पाटोदा के बिठोट पाटोदा के ये कछवा थे, याद रखना है। और ये राजस्थान के अंदर रॉबिनहुड कहलाते थे, है ना, राजस्थान के रॉबिनहुड। अंग्रेज को कहता बिल्लू आज तुम्हारी जेल से भागेगा और तुम्हारी आंखों के सामने से रफू चक्कर हो जाएगा, तुम देखते रह जाओगे। ये क्या के डाका डालते, और एक तरीके से बहुत डाका डालना मतलब जनता की सेवा के लिए, ऐसा नहीं कि डकैत थे, जनता के लिए रक्षक थे, लेकिन अंग्रेजों वगैरह के लिए, उनके लिए भक्षक थे, उनका ये सफाया करते थे। तो उस समय की बात है। डूंग जी जवार जी है वो राजस्थान के रॉबिन हुड कहलाते हैं ना, बहुत ही वीर पुरुष थे। राजस्थान मध्य भारत सभा कहो या राजपुताना मध्य भारत सभा कहो, एक ही बात है। राजपुताना मध्य भारत सभा कहो या राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना दिसंबर 1918, देखो 31 दिसंबर 1918 की बात है। ये दिल्ली के चांदनी चौक के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी? चांदनी चौक। ये चांदनी चौक आपकी बात करें तो दिल्ली के अंदर, चांदनी चौक दिल्ली के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, मारवाड़ जो आपकी लाइब्रेरी के अंदर। फिर अगला ही साल 1919 आ गया था। तो इसका जो पहला अधिवेशन है वो दिल्ली के अंदर हुआ था। इसका फर्स्ट अधिवेशन कहां पर हुआ था? दिल्ली के अंदर इसका पहला अधिवेशन हुआ था। पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ तो, लेकिन सेकंड अधिवेशन अमृतसर में हुआ, तीसरा अधिवेशन आपके अजमेर में होता है, चौथा अधिवेशन आपके नागपुर के अंदर होता है। कहां पर होता है? नागपुर में। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजपुताना मध्य भारत सभा का पहला अधिवेशन कहां हुआ? पहला दिल्ली में हुआ, दूसरा अमृतसर के अंदर हुआ, तीसरा अजमेर के अंदर हुआ, चौथा नागपुर के अंदर हुआ। यूं माइंड मैप बनाओ दिमाग के अंदर। जब मैं पढ़ाता हूं ना, माइंड मैप बनाता हूं दिमाग के अंदर के, देखो टावरा अट थारे दिल्ली है, दिल्ली बाद महीने अट पंजाब गया, पंजाब बाद राजस्थान आया, राजस्थान पाचा महाराष्ट्र गए, नागपुर। वहां पर चीजों को दिमाग में सेट कर लो, इसी को ही तो कहते हैं माइंड मैप। इसी से चीजें हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाती है। और जो बालक बालिका ऐसे पढ़ता है वो जिंदगी में कभी प्रॉब्लम फेस नहीं करता, उसको हमेशा याद रहता है, एक बार पढ़ा हुआ। स्वामी विवेकानंद कहते थे, सिंपली बाय द ऑब्जर्वेंस ऑफ द स्ट्रिक्ट ब्रह्मचर्य ऑल लर्निंग कैन बी मास्टर्ड इन ए वेरी शॉर्ट टाइम व्हाट वन हैज और नोस बट वंस। एक बार पढ़ने और सुनने से चीजें याद रहती हैं। माइंड मैप तो बनाओ दिमाग के अंदर। तो ये तुम लोगों को यहां पर याद रहना। गुरुजी घड़ी चौकी लागी, अंग्रेजी पढ़ते बोलिया कहीं मन समझ में को नहीं आई। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। राजपुताना मध्य भारत सभा 1918 तुम लोगों को याद हो गया। अगला, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसने पंचीड़ा गीत लिखा था। यह प्रश्न आएगा। एक प्रश्न यह पूछा जाता है, मेवाड़ का वर्तमान शासन किसने लिखा था? मेवाड़ का वर्तमान शासन, यह पूबहू एग्जाम ट्रेंड पर आधारित है पेपर। मेवाड़ का वर्तमान शासन, ये नाम, ये जो मेवाड़ का वर्तमान शासन जो आपकी बुक है, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? भाई शेयर करो सभी बच्चे। ये बुक भी आपके माणिक्यलाल जी वर्मा की हो जाती है, पंचीड़ा गीत भी इनका हो जाता है, अर्जी गीत भी इनका हो जाता है। कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आते हैं। तुम सब लोग आंसर फटाफट कर। ओके ठीक है। एक था सगला ने एक बात बताऊं? हाँ बताओ गुरुजी। अब बताऊं थोड़ी देर बाद में। थारे वास्ते एक 12 घंटे क्लास एकदम शेर फिर से जागा है ना, शेर अभी बूढ़ा नहीं हुआ, शेर फिर से जागा है। 12-12 घंटे की पिछले महीने क्लास लेकर के गुरुजी 15 दिन तक तो हालत खराब रही। हमें पाँच और लेवल लगाई, बिल्कुल लूंगा तुम्हारे लिए। 720 मिनट होता है 12 घंटे में, और 720 मिनट में 720 क्वेश्चन हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी और ज्योग्राफी के कराऊंगा। किसके अंदर से कराओगे सर? हाँ आ देख भाई, आ देख बढ़िया वाली किताब मारखन, आ देख ये वाली किताब सबके पास होनी चाहिए। इस किताब का सॉल्यूशन कराऊंगा। इस किताब में तो क्वेश्चन हजारों में होंगे, लेकिन मैं करूंगा 700 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, वो क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके। रीट आगे सर जी, रीट सर। रिंकू कह के प्यार के चक्कर में पढ़ाई नहीं हो रही है। बेटा इश्क के चक्कर में लाखों बर्बाद हुए, हजारों बर्बाद हुए, लाखों तैयार बैठे हैं, और अब तुम कह रहे हो कि मैं इश्क के चक्कर में रह गया। कोई बात नहीं बेटा, तेरी सीट कोई और ले जाएगा। तू कर, इश्क कर तू, ठीक है। हाँ इश्क काला आया लखनऊ लाडो। आगे बढ़ो सभी बच्चे। ये बैच है ना, ये पटवार पूरा लाइव पढ़ा है, ये वाला लाइव चल रहा है, वीडियो वाला लाइव कराऊंगा जब वैकेंसी आ जाएगी, सिलेबस आ जाएगा उस समय।
ये दीपावली के बाद 1 नवंबर से इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, है ना। मैं फिर से कह रहा हूं क्योंकि मार्केट के अंदर अभी जो फीस चल रही है वह आपके 3000 मिनिमम चल रही है इस कोर्स की, और मैंने 2000 कर ली है। ये 3000 से लेकर के 5000 के अंदर मार्केट वाले तुमसे फीस ले रहे, और 90% प्रूफ के नाम पर कोई नहीं आता है। मैं 90% प्रूफ भी दूंगा पटवारी के अंदर, और अभी इस फीस के अंदर पढ़ा रहा हूं। जिस भी बच्चे को ज्वाइन करना है अगले 20 दिन के अंदर फटाफट ज्वाइन कर ले। फिर मुझे मत कहना कि सर आपने प्राइस क्यों बढ़ाई। प्राइस इसलिए बढ़ानी पड़ती है कि मार्केट वाले लोग है ना, वो फिर कंपटीशन रहता है ना भाई, कई सारी चीजें रहती है, फिर वो हमें हड़के में आंकने लग जाते हैं। तो तुम लोग फटाफट इसका फायदा उठा लो, अगले 20 दिन है तुम्हारे पास, ठीक है। आगे आ जाओ। मार्केट में कई सारी चीजें होती है ना, लोग प्राइस कम कर ही नहीं रहे, मैंने सबसे कम प्राइस की है, ठीक है। अब देखो, अब जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो फटाफट, अगले 20 दिन के अंदर, तुम्हारे पास टाइम कम है। 1938 में करौली प्रजामंडल का एक क्वेश्चन पक्का आएगा। प्रजामंडल का एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ये त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा 1938 के अंदर करौली प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 के अंदर की गई थी, यह याद रखिएगा। आता है, बार बार पूछा जाता है। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के समय, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किस शासक ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, मतलब मारो जीव निकल जावेला, मैं मर जाऊंला, काई करूला, मारो डेथ वारंट है, इसके बाद मैं मरे समान हूं, ऐसा किसने कहा था? बांसवाड़ा के रावल चंद्रवीर सिंह ने। गुरुजी लंबो आंसर दे, लंबो कर दूं, कहीं कर दे, तेरी इच्छा। सीईटी का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, रीट का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं, पात्रता के अंदर। मेंस के अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी, तो मैं पढ़ाऊंगा बिंदास तरीके से, टेंशन मत लो, सब्सक्राइब करके रखो। चंद्रवीर सिंह। अब देखो, एकीकरण का जो सेकंड चरण है आपका 25 मार्च का जो था, 25 मार्च जब 1948 की बात है, जब आपके एकीकरण के सेकंड चरण के अंदर सभी रियासतें, लगभग 8-9 रियासतें आ गई थी, आपका पूर्व राजस्थान संघ बन गया था। क्या बन गया था? पूर्व राजस्थान संघ बन गया था। उस समय आपका क्या हुआ था? इस बांसवाड़ा का भी क्या हो गया था? उस समय विलय हुआ था, उस समय की बात है। पर ये लखनऊ और लाडे कह रहे हैं कि अब मैं मिल रहा हूं, मेरे डेथ वारंट पर हस्ताक्षर है, उस समय की बात है। किलों से एक प्रश्न पक्का पूछा जाता मेरे भाई कि सुदर्शनगढ़ का जो किला है निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? सुदर्शनगढ़ का किला निम्न में से किस दुर्ग का दूसरा नाम है? ये जो आपका नाहरगढ़ का किला जो आपका जयपुर के अंदर है, इसी को ही सुदर्शनगढ़ का किला कहते हैं। इस दुर्ग का निर्माण वैसे तो सवाई जयसिंह के टाइम में स्टार्ट हुआ था, है ना। इस दुर्ग का निर्माण सवाई जयसिंह के टाइम में स्टार्ट हुआ था, ये चीजें याद रखिए। 1734 ईस्वी के अंदर सवाई जयसिंह के अंदर, जिसने जयपुर नगर बसाया था, जयसिंह सेकंड कह लो या सवाई जयसिंह कह दो, तो जयसिंह सेकंड के द्वारा इसका जो निर्माण है वो शुरू करवाया गया था 1734 ईस्वी के अंदर। बाद में इसका जो निर्माण कार्य वगैरह राम सिंह द्वारा, इसको अंतिम रूप, वर्तमान स्वरूप है वो राम सिंह द्वारा प्रदान किया गया था। राम सिंह जो आपके 1876 के अंदर हम बात करते हैं ना, जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया, कई सारी चीजें थी। एकीकरण के 1857 की क्रांति के समय जयपुर का राजा था, तो इसने इसको क्या दिया था? राम सिंह ने वर्तमान रूप दिया था इस किले को। इस नाहरगढ़ के किले में एक जैसे 9 महल है, एक जैसे 9 महल, एक जैसे 9 महल। अब ये किसने बनाए थे गुरुजी? अब ये वो बालक आया था ना, वो कह रहे थे गुरुजी प्यार के चक्कर में पढ़ नहीं पा रहा हूं। अच्छा, प्यार तेरे को अच्छा लगता है? पढ़े वाला प्यार अच्छा को नहीं लागे तेने? आज पढ़ी करे को नहीं, कल पढ़ी, मजदूरी करनी पड़ेगी 12-12 घंटे भी, टाइम था नहीं याद आवा लगा। प्यार नहीं करता तो आज कितना आगे जाता मैं, है ना। प्यार तो फिर वो 2 मिनट का आनंद है, ऐसा लगेगा कि भाई यूं। तुम लोग कितने प्यार में रहते हो मुझे पता है, तुम लोगों का प्यार व्यार कैसा होता है, क्षणिक प्यार होता है, क्षणिक अट्रैक्शन होता है ना। तो उस प्यार के चक्कर में यार पढ़ाई वढ़ाई को बर्बाद मत कर, ठीक है। सबसे पहले पढ़ाई, टाइम मिल जाए तो प्यार, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। तो ये माधो सिंह सेकंड ने अपनी 9 रानियों के लिए 9 प्रेमिकाएं थी, इसकी भी थी। देखो इतिहास तुम पढ़ते हो तो राजा हुआ करता था माधो सिंह सेकंड, माधो सिंह सेकंड। और माधो सिंह सेकंड जिसे जयपुर का बब्बर शेर कहते हैं, उसने एक जैसे 9 महल बनाए थे अपनी 9 रानियों के लिए। जिन टाइम थारी औकात वेग थारे मित्री वास्ते तो मित्री वास्ते महल बना सके, भी टाइम प्यार कर लीजिए, है ना। बिना महल बनाए, बिना कीमत के मित्र भी नहीं टिकेगी बेटा, ठीक है ना। तो जिस दिन तेरे पास कुछ होगा ना, उस दिन तो प्यार ही प्यार करना, सब तेरे को हासिल हो जाएगा जिंदगी के अंदर। उसके बिना खाली जेब, भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्यार जिंदगी में बहुत कुछ सिखा देता है इंसान को। तू अभी तक नहीं सीखा मेरे भाई, अभी तक कौन से प्यार में बैठा है तू? तो जिंदगी में जब जेब भारी हो ना, उस समय प्यार व्यार किया करो।
अभी जे भड़की है काहे का प्यार, किताबों से प्यार करो, जिंदगी बदल जाएगी। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हाँ, भावनाओं को दबा के रखो, थोड़ा कंट्रोल करके रखो। को कोई बात नहीं, बालक हो, बहक जाते हो, आई अंडरस्टैंड। मुझे व्हाट्सएप आते हैं कई बच्चों के, पर्सनल एडवाइस मांगते हैं, सर मुसीबत में हूँ, क्या करूँ, अब ऐसा प्यार के चक्कर में लाइफ ऐसा हो गई है, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, फोकस नहीं कर पा रही हूँ। उसको ऐसा राइट गाइडेंस देता हूँ, दोबारा कहता गुरु जी थारे पाँव पढ़ो, कहीं बढ़िया गाइडेंस दी। तो थे लोग, मतलब हमारा छोटा भाई बहन हो, तो थारी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है, तो कोई दिक्कत नहीं, बहक जाते हो, भटकाव आ जाता है, पर कोई गुनाह नहीं है जिंदगी में। हमेशा बस गलती को दोहराना मत, आगे बढ़ते रहो, है ना। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा यहां पर सही सुमेलित नहीं है दिए गए ऑप्शन में? कपिल मुनि का मंदिर बीकानेर में, सीधी सी बात है, कपिल मुनि बीकानेर कोलायत के अंदर है। यहां पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है ना, कोलायत के अंदर है, यहां पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। और तुम सबको पता है कि यहाँ पर दीपदान बड़ा फेमस है यहाँ का। जगदीश मंदिर उदयपुर में है, बिल्कुल है, जगदीश मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर आपके कांकरोली के अंदर है। कहाँ पर है? ये जो विग्रह स्थापित किए गए थे बाहर से लाकर यूपी से, उस समय जब औरंगजेब मूर्तियों को तोड़ रहा था तो कांकरोली राजसमंद के अंदर एक विग्रह स्थापित किया गया था। तो आपका कांकरोली के अंदर द्वारकाधीश मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है। मीराबाई मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, सही बात है। मीराबाई का मंदिर मेड़ता में भी है, यहाँ पर भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लोग सगला। ओके ओके ओके, आगे देखो। ओके, अरे भाई चलो आ जाओ फटाफट। ये मंदिरों का एक क्रम जरूर पूछा जाएगा। पटवा की हवेली कहां पर स्थित है? हवेलियों और छतरियों से क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं। मैं कम से कम मेरे भाई बहनों के लिए 4-5 सीरीज ऐसी लानी चाहता हूं कि 500 क्वेश्चन ये वाले, इंडिया जी के, राजस्थान जी के, करंट अफेयर, साइंस, तुम लोगों की बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए। यहां से हूबहू क्वेश्चन आएंगे, ये मेरा विश्वास है। पटवा की हवेली आपके जैसलमेर के अंदर स्थित है। किसने बनवाई थी पटवा की हवेली के बारे में जरा कमेंट करो रे फटाफट। पटवा की हवेली के बारे में हम बात करें तो ये आपके गुमान चंद पटवा के द्वारा अपने बेटों के लिए बनाई गई थी। किसके लिए बनाई गई थी? गुमान चंद पटवा ने बनाई थी आपके पटवा की हवेली, जैसलमेर के अंदर बनाई थी। 18वीं शताब्दी के एंड में, यानी 1800 आया उस समय की पहले की बात है, उस समय बनाए थे इन्होंने। हाँ जी, हाँ सही बात है, पहले नौकरी फिर शादी, ठीक है। ये चीजें लकड़ रखो, जिंदगी में घनी सुख पावला, ठीक है। हाल तो मैं ही खाता को नहीं पढ़ रही हूँ, है थाना पता नहीं क्या लगा रखा है, क्या अचीव हो गया लाइफ में जो गुरुजी प्यार व्यार करते हैं। बेटा आगे बढ़ो जिंदगी में। पटवा की हवेली तुम याद रखना। और एक आपके पूछी जाती है पटवा वाली हवेली, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक जैसलमेर की और फेमस हवेली बताओ फटाफट। ओके, हाँ बिल्कुल, रतन टाटा को हमने श्रद्धांजलि कब की दे दी, उनको नमस्कार। उन जैसे महापुरुष, रतन टाटा को भी लाइफ में 4 बार प्यार हुआ था। तुम्हें पता है रतन टाटा को पहली बार जिस लड़की से प्यार हुआ था वह उस लड़की से क्या बोला कि शादी करूंगा तुमसे, ठीक है। मेरी दादी बीमार है, जो उनकी माँ थी, घर आए थे, इंडिया आए थे, तब तक उस मित्री ने दूसरे से शादी कर ली थी। रतन टाटा ने दोबारा फिर शादी की नहीं जिंदगी में कभी भी, लेकिन रतन टाटा को प्यार हुआ था 4 बार और प्यार हुआ था, है ना। कौन कहता है कि प्यार दोबारा नहीं होता है? रतन दिल है, हो जाता है। तो रतन टाटा जी को हुआ था, लेकिन रतन टाटा जी ने शादी नहीं की थी। ऐसे महापुरुष को श्रद्धांजलि। उन्होंने इंडिया को नया शेप दिया है इंडस्ट्री के अंदर, और इतने दानवीर अंबानी अडानी वाले तो चिपके रहे पैसों के, और रतन टाटा ने कितने, मतलब कोरोना काल के अंदर हजारों करोड़ रुपए दान किए। रतन टाटा जैसा वास्तविक रतन कोई हुआ ही नहीं आज तक इंडिया के अंदर, इंडस्ट्रियलिस्ट, है ना, ये याद रखो। बिल्कुल, नथमल की हवेली है, सालिम सिंह की हवेली है, सब यहीं पर है ना। अब रतन टाटा के बारे में तो सुनना चाहते थे इसलिए कह दिया मैंने। नथमल हवेली हो गई, तो सालिम सिंह हवेली हो गई, लेकिन काम सबसे इंपॉर्टेंट है। रतन टाटा प्यार प्यार के चक्कर में बैठे रहते तो आज इंडिया को इतना आगे नहीं ले जाते, है ना। चलो आगे आ जाओ, सीखो उनसे कुछ। पटवा की हवेली हो गया, आगे देखो नेक्स्ट। अजारारी ओवरी है राजस्थान के अंदर, ये चित्रकला से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये चित्रकला से संबंधित टॉपिक हो जाता है। देवगढ़ जो ठिकाना है, विशेष रूप से हम बात करें मेवाड़ शैली से संबंधित है, मेवाड़ शैली से संबंधित हो जाता है देवगढ़ ठिकाना। और वहां के शासकों को 16वें उमराव कहा जाता था। क्या कहते थे? यहाँ के शासकों को 16वें उमराव कहा जाता था। ये यहाँ के क्या हुआ करते थे? राजा हुआ करते थे। तो मेवाड़ शैली का ही एक उप शैली है देवगढ़ हो गया, सावर हो गया, नाथद्वारा हो गया, ये सब इसी की है। हजारों की ओवरी को श्रीधर अंधारे सबसे पहले प्रकाश में लाए थे। ये ग्राम विकास अधिकारी के अंदर पूछा गया प्रश्न है। श्रीधर अंधारे या अंगारे द्वारा
प्रकाश में लाई गई कौन सी शैली थी, द्वारा प्रकाश में लाई गई अजारों की ओवरी। ऐसा का ऐसा एक चित्तरों की ओवरी थी हुई थी। कौन सी थी? चित्तरों की ओवरी। चित्तरों की ओवरी। और चित्तरों की ओवरी का संबंध हो जाता है आपके मेवाड़ में जगत सिंह फर्स्ट के समय से, है ना। जगत सिंह फर्स्ट, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। जगत सिंह फर्स्ट मेवाड़ से संबंधित हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। एक चित्रकला से संबंधित जो 36 कारखाने हैं वो क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। 36 कारखानों का संबंध कहां से है? जयपुर चित्रकला की शैली से हो जाता है मेरे भाई, यह भी याद रखिएगा। तो ये देवगढ़ अजारों की ओरी श्रीधर अंधारे याद रहेगा। पटेलियो बिच्चो लालर माछर अकाये, पटेलियो बिच्चो लालर माछर, यह सब गीत है, यह सब का ये गीत है जो कि मेवाड़ के अंदर जो मैदानी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, उन क्षेत्र के अंदर भील आदि जनजाति जो लोग रहते हैं वो ये गीत गाते हैं। पटेलियो बिच्चो लालर, ये मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं। किसके गीत हैं? पटेलियो बिच्चो लालर, ये मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगला देखो, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम पूछे गए थे, ये ईओआरओ के अंदर पूछा गया था। किसमें पूछा गया था? ईओआरओ के अंदर पूछा गया था। सारे क्वेश्चन में किस में से लाया हूं तुम्हें पता? ये अपनी राजस्थान रामबाण में से। ये किताब हर बच्चे के पास होनी चाहिए, कोई सा भी एग्जाम दो, राजस्थान जी के 90% इससे मिलेगा। अगला देखो तुम, सुमेलित करना। यहां पर देखो गरासियों की होती है, मांदड़ होती है, बिल्कुल सही बात है। गुर्जर समुदाय के अंदर चरी नृत्य होता है, बिल्कुल सही है। तो एक के सामने 4 होएगा गुरुजी, एक के सामने 4 और यू अट है तो 2 ऑप्शन देखता ही सही कर दो, बी ऑप्शन राइट है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, सबसे सरल क्वेश्चन ऐसे होते हैं। तो यहां पर गरासियों के सामने मांदल है, गुर्जर का आपका चरी है, किशनगढ़ की किशनगढ़ आपको याद रहेगा, है ना, किशनगढ़ अजमेर। और फलकूबाई तुम सबको याद रहेगा, कौन सी बाई? फलकूबाई, ये आपका गुर्जर समुदाय से संबंधित हो गया। फिर सी के सामने एक भीलों का गौरी है और सैरियों का शांग नृत्य है, याद रहेगा। आगे बढ़ो, धौली दूब जो स्थान है, ये गांव जो धौली दूब है वो कौन से संप्रदाय से संबंधित है? अरे एक लालदास जी का नाम आता है, लालदास जी। वैसे लालगिरी जी का जो नाम आता है ना, लालगिरी जी की बात करें तो वो बीकानेर चूरू से संबंधित हो जाते हैं। कहां से संबंधित हो जाता है? बीकानेर चूरू से संबंधित है। लेकिन ये लालदास जी हैं। ये कौन है? लालदास जी है। और धौली दूब अलवर, वहां पर इनके जन्मस्थल रहा है, याद रखिएगा। बड़े अच्छे संत हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था। अनंत गोचर किसका प्राचीन नाम है? आधुनिक जिले। अनंत गोचर सीकर को कहते हैं। एक प्रश्न ये पूछा गया था कि रेशमा महल कौन से जिले में स्थित है? रेशमा महल भी सीकर के अंदर स्थित है। नए नए प्रश्न जो हाल ही के टाइम में पूछा गया, तुम्हारा भाई पूरा ध्यान रखता है, यूं दिन में 15-15 घंटे कैसा पढ़ाना मेरे बच्चों को। इसीलिए तो मेरा वीडियो 20 दिन के अंदर 1 मिलियन यानी 10 लाख जा रहा है। ये माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, तुम लोगों का प्यार है। बाकी यूं कोई यूं हवम थोड़ी जावे, मारो आशीर्वाद वजन जावे। ए के सामने 4, ए के सामने 4 सिर्फ और सिर्फ ए में है, तो आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। बी के सामने 3, स्वर्णगिरी वो जालोर को कहते हैं, स्वर्ण। लेकिन यहां पर खैर जालोर है, मजबूरी में करना पड़ रहा है, लेकिन ये सुवर्णगिरी होना चाहिए था। ये स्वर्णगिरी नहीं होना चाहिए था सर, ये सुवर्ण, सु मतलब सुंदर, है ना। जो थे लोग वो सब सुंदर हैं, कोई सुंदर को नहीं, मैंने सक ध्यान है, कोई सुंदर को नहीं थे लोग सुंदर वाला था ध्यान है। जे टाइम था नौकरी लागेला, बे टाइम था अकाउंट सैलरी आवेला, सैलरी क्रेडिटेड टू योर अकाउंट 50,000, 30,000, 35,000, 60,000, 70,000, 80,000। बे टाइम थारा गाल यूं एकदम लाल वेला, खून एकदम खून ब्लड जो सर्कुलेशन बॉडी के अंदर जबरदस्त होगा, उस समय लड़का या लड़की सुंदर दिखेगा। अब भी तुम काहे के सुंदर हो, सूगले हो सबके सब, पढ़ाई करो चुपचाप, ठीक है। अगला देखो, ये सुवर्णगिरी होना चाहिए था। ये क्या होना चाहिए था? लेकिन एग्जामिनर ने दे दिया, कोई बात नहीं, सुवर्णगिरी होना चाहिए था। सुवर्णगिरी है वो, स्वर्णगिरी होता है ना तो वो जैसलमेर होता है। स्वर्ण मतलब होता है गोल्ड होता है, स्वर्णगिरी मतलब कौन कौन चाहता है कि अगले साल तुम्हारे ऐसे घंटी बजे फोन के अंदर और सीधा सैलरी क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, एकदम गवर्नमेंट जो ऑफिस से आपकी सैलरी आए। चाहते हो ना? सुंदर होना चाहते हो? फिर ना मेकअप की जरूरत पड़ेगी, ना आप लोगों को कोई एकदम फेशियल कराना पड़ेगा, ना लड़के लोगों को अपनी दाढ़ी वाड़ी बनानी पड़ेगी, एकदम एकदम सुंदर लगोगे। मतलब देखते ही घर वाले कहेंगे मेरा लाल ये है ना। पड़ोसी रिश्तेदार पड़ोसियत खैर जल जाएंगे, लेकिन तुम लोग लाइफ में सेट हो जाओगे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ऐसा दिन मेरे सभी बच्चों की जिंदगी में आएगा।
कांठल है वो प्रतापगढ़ को कहते हैं, बिल्कुल चौकी बात है। अर्बुद देश है वो सिरोही को कहते हैं। कांठल बिल्कुल प्रतापगढ़ है, कांठल प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र हो गया, तो ये राइट आंसर हो गया। राजस्थान का जो राज्य पुष्प है जिसे हम रोइडा कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकुमेला अंडुलेटा। टिकुमेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। टिकुमेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। 1983 का ईयर है जब आपके राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प का दर्जा मिलता है। क्या मिलता है? राज्य वृक्ष का दर्जा मिलता है और राज्य पुष्प का भी दर्जा मिलता है। राज्य पुष्प। अब ये प्रश्न तुम याद रखना एग्जाम के अंदर। राज्य वृक्ष की हम बात करें तो राज्य वृक्ष आपका कौन सा हो जाता है? खेजड़ी हो जाता है। और राज्य पुष्प की बात करें तो ये रोइडो, रोइडर फूल, गैरो गैरो रोइडर फूल। रोइडा का जो फूल होता है सुगंध नहीं होती है उसके अंदर, लेकिन दिखने में कसुमल रंग एकदम क्या शानदार दिखता है, गजब का। तो ये 83 के अंदर। लेकिन 81 के अंदर गुरुजी क्या हुआ था? गांव बसा नहीं, उससे पहले मांगने वाले आगे थे। कौन आगे थे? पशु आ गया था राज्य, और राज्य पक्षी आ गया था। तो खाने वाले पेड़ और पौधों को खाने वाले पहले ही आ गए थे, पेड़ पौधे बाद में आए थे। आगे बढ़ो, टिकुमेला अंडुलेटा। हाँ, प्रोसेपिस सिनेरेरियो है। प्रोसेपिस सिनेरेरिया खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है, लेकिन टिकुमेला अंडुलेटा इसका नाम है किसका भाई? रोइडा का। गजेला, गजेला वो चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है। तालोगन याद रहे हमारे साथ साथ आपके नोट्स मिल जाए। ऐप पर मैंने इतना नोट्स बढ़िया फ्री में, चिंता ही मत करो। आगे बढ़ो, पढ़े। लाठी सीरीज क्या है? देखो, लाठी सीरीज की बात करें, एक भूगर्भीय जल पट्टी है। अगर हम बात करें राजस्थान मैप रामायण बात करा तो भूगर्भीय जल पट्टी है। जैसे हम बात करें जमीनी क्षेत्र, जो जमीनी क्षेत्र है, इस जमीनी क्षेत्र के अंदर भूगर्भीय जल पट्टी है। मतलब इन मायने मीठो पानी है अटे, जैसे जमीन रे मायने मीठो पानी है। कहां पर है ये मीठा पानी? ये जैसलमेर के अंदर है ना। जैसलमेर के अंदर पोखरण से लेकर मोहनगढ़ के बीच में है ना। जैसलमेर के अंदर पोखरण टू मोहनगढ़, पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में 60 से 70 किलोमीटर, ऑलमोस्ट मैं थोड़ा थोड़ा मान लूं 60 किलोमीटर एक लंबी जल पट्टी है। वहां पर यूं मीठा जल पाया जाता है। इसी के अंदर आपको देखो तो यहां पर आपके इसी क्षेत्र के अंदर चांदन नलकूप भी इसी में पाया जाता है। चांदन नलकूप भी यहीं पर पाया जाता है। यहीं पर आपके शेवण घास पाई जाती है। जहां जहां पर पानी है वहीं वहीं पर आपके शेवण घास पाई जाती है। और शेवण घास के अंदर एकदम शर्मिला जीव रहता है। शर्मिला जीव जो आपके राजस्थान के 12 अजमेर और एक महाराष्ट्रीय मरु उद्यान इमा ही रहे, बाकी कटे नहीं है। तो वो है अपना गोडावण। कौन सा है? गोडावण भी वहीं रहता है। और गोडोगुणी जो घास है बीमाई रहे, मतलब जो शेवण घास है बीमाई ने चढ़ते रहे, और छोटा सा जीव नन्ना सा बेचारा। तो चांदन नलकूप ये सब आपके क्या है? भूगर्भीय जल पट्टी है। भूमिगत जल पट्टी है जो जैसलमेर के अंदर स्थित है। भूमिगत जल पट्टी है जो कहां पर स्थित है? जैसलमेर के अंदर है। अब इसमें तुम ट्यूबवेल बनाना चाहो तो यहां पर मीठा जल निकल जाएगा, सीधी सी बात है। आगे देखो, भाखड़ा नांगल। देखो, जो हिस्ट्री कल्चर के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए कि नहीं हो गए? एग्जाम हॉल का फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और नहीं आ रहा है तो फील लो। एग्जाम हॉल वाला सेम टू सेम पेपर है। मैं जो मेहनत करके लाया हूं ना, बहुत बहुत मेहनत करके लाया हूं, ठीक है, बहुत बहुत मेहनत करके लाया हूं। ये क्वेश्चन ऐसा ही नहीं हूं, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए बहुत मेहनत की मैंने, हर एक क्वेश्चन के लिए बहुत मेहनत की है। भाखड़ा नांगल कौन सा क्वेश्चन लेना है, कौन सा नहीं लेना है, वो सब चीजें सिलेक्ट की। भाखड़ा नांगल नहर परियोजना के बीच किसकी परियोजना है? भाखड़ा नांगल की बात करें राजस्थान की है। राजस्थान के साथ साथ पंजाब भी है। पंजाब के साथ आपका दिल्ली नहीं है, गुजरात नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है। तो यहां पर ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो बच गया एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका हरियाणा, राजस्थान और पंजाब भाखड़ा नांगल नहर परियोजना आप सभी को याद रहेगी। पटवारी मई में होने की, अरे पटवारी जून में होगी, देखना मई जून जुलाई, तो अभी उसका कैलेंडर आएगा, लेकिन उसमें कट ऑफ है ना वो 75 से 80% जाएगी। फिर कट ऑफ क्या जाएगी? 75 से 80% कट ऑफ जाएगी, ये याद रख लेना, ठीक है। ओके, यहां पर देखो 15% है वो राजस्थान को है, 15.2% है वो आपको इस नहर का राजस्थान को प्राप्त होता है। और हनुमानगढ़ सबसे ज्यादा लाभान्वित है। हनुमानगढ़ है वो आपका सर्वाधिक इससे क्या हो जाता है? लाभान्वित हो जाता है। तो यह भी इसके साथ साथ भाखड़ा नांगल के अंदर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखो, एक राजस्थान के जलवायु वर्ग कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये जो जलवायु का वर्गीकरण दिया वो थानवेट ने दिया है। किसने दिया है? थानथवेट के द्वारा दिया गया है। ये वर्गीकरण थानथवेट के द्वारा, या थानवेट जिनको हम कहते हैं, थानवेट के द्वारा ये जो वर्गीकरण, जलवायु वर्गीकरण दिया गया, इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर ए है ना, वर्गीकरण थानवेट का,
ये ईएडी जलवायु पूर्वी राजस्थान की नहीं है, ईएडी जलवायु है वो आपके पश्चिमी राजस्थान की है। शुष्क जलवायु के बारे में वर्गीकरण बताया, पश्चिमी राजस्थान की जो जलवायु है थानवेट के अनुसार ये है। फिर हम इस तरह से अगर मैप में देखें तो ये ईएडी तो आपका यहां आ गया, डीबीडब्ल्यू उत्तरी राजस्थान में ले लो, और फिर आपका डीएडब्ल्यू मध्य राजस्थान के अंदर ले लो, फिर आपका सीएडब्ल्यू दक्षिणी पूर्वी के अंदर आ गया आपका सीएडब्ल्यू। तो ये थानवेट का वर्गीकरण है, याद रखिएगा सभी बच्चे। अगले क्वेश्चन में देखो, राजस्थान के किन जिलों में वर्टिसॉल मिट्टी पाई जाती है? मिट्टियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। एरिडिसॉल है, इंसेप्टिसॉल है, एंटीसॉल है, वर्टिसॉल है, कहां कहां पाई जाती है? वैसे मैं डिटेल में करवा चुका हूं, 12 घंटे वाली क्लास ज्योग्राफी वाली देख लेना तुम। अब यहां मैं बात करूं वर्टिसॉल जो मिट्टी है ना वो हाड़ौती प्रदेश के अंदर पाई जाती है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा वगैरह हो गया। तो आपका जो हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है, हाड़ौती वाला क्षेत्र अगर मैप में साधारण रूप में आप लोग अगर देखना चाहो तो इधर देखो, हाड़ौती वाला क्षेत्र आपके यहां पर पाई जाती है वर्टिसॉल मिट्टी। आगे देखिएगा, अभी समय है, खूब पड़ा हुआ है, अब समय है क्वेश्चन निकालने का। राजस्थान के अंदर जो आपके पलाश के वन कौन से जिलों में पाए जाते हैं? पलाश के वन कौन से जिलों में पाए जाते हैं राजस्थान के अंदर? पलाश के पेड़ों की हम यहां बात कर रहे हैं। किसकी बात है? अब पलाश के अलग अलग नाम है। पहले तो मैं तुम्हें जिले बता देता हूं, फिर पलाश के अलग अलग नाम है। तुम लोग अगर नाम जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बता दो। बीकानेर और ओके चलो, ब्रीट मेंस प्री के बीच में 3-4 महीने का टाइम मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। अभी से पढ़ाई करो, ठीक है? टाइम मिले, कोई ज्यादा टाइम नहीं मिल देता आजकल, ये लोग बहुत तेज हैं, ठीक है? तो अलवर हो गया, एक आपका अलवर हो गया। विशेष रूप से यहां बात करें तो कहां गया? ये अलवर हो गया, अजमेर वाला हो गया, उदयपुर हो गया, अजमेर, अलवर, उदयपुर और राजसमंद। तो ये जो जिले है ना, विशेष रूप से ये वाले जो जिले हैं, यहां पर क्या पाए जाते हैं? पलाश के पेड़ पाए जाते हैं। और पलाश को अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्या क्या नाम है पलाश के? तो लिखोगे भाई, पलाश को और किन किन नामों से जाना जाता है? पलाश को ही कहते हैं आपके, क्या कहते हैं? पलाश को ही अलग अलग नामों से जाना जाता है। ढाक कहते हैं, जंगल की ज्वाला कहते हैं। वह तो कहते हैं ढाक के 3 पात, ढाक के 3 पात, तो ढाक कहते हैं। इसी को ही जंगल की ज्वाला कहते हैं। जंगल की ज्वाला क्यों कहते हैं सर? जंगल की ज्वाला इसलिए कहते हैं कि ये एकदम केसरिया रंग का होता है। दूर से देखोगे तो ऐसा लगता है जंगल में आग लग गई। ये आरएस प्री में एक बार पूछा गया था, जंगल की ज्वाला के नाम से किसको जानते हैं? पलाश को जानते हैं। सागवान और टीक वो अलग है, सागवान को ही टीक कहते हैं। आगे प्रश्न आएगा, खेजड़ी वनस्पति प्रजाति कौन से प्रकार के वनों के अंदर पाई जाती है? खेजड़ी है वो उपोष्ण है कि उष्णकटिबंधीय है कि किस प्रकार के वनों के अंदर खेजड़ी पाई जाएगी? तो ये उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, जहां पर इनकी पत्तियां होती है, छोटी कांटे होते हैं। और उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, जहां पर कम पानी होगा तो भी ये लोग सर्वाइव, ये वनस्पति सर्वाइव कर लेती है। तो उष्णकटिबंधीय कौन सी हो गई? कंटीले वनस्पति हो गई, जिसे हम कहते हैं जीरोफाइट कहते हैं। जेरोफाइट या जीरोफाइट कहते हैं इसको, जीरोफाइट वनस्पति, ये याद रखिएगा। अगला, राजस्थान के कौन से जिले के अंदर आपकी वालरा खेती की जाती है? वालरा मतलब कि जंगलों को काटो, जलाओ और वो जमीन जब काम की हो जाए तो खेती करो उसके ऊपर। तो बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला जो वागड़ वाला इलाका है दक्षिणी राजस्थान के अंदर, जो वागड़ वाला इलाका है, वहां पर बेसिकली इसकी खेती, इसके भी 2 अलग अलग नाम है, एक चिमाता कहते हैं, एक दजिया कहते हैं। आज मैं तुम्हें बता देता हूं कि चिमाता कौन सी है, दजिया कौन सी है। झूम खेती कहती है, स्थानांतरित कहते हैं, शिफ्टिंग कहते हैं। इस खेती के अलग अलग नाम है, झूम कह दो, स्थानांतरित कह दो, या इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कह दो, है ना? शिफ्टिंग कल्टीवेशन कह दो, झूम कह दो। अलग अलग नामों से इसे जाना गया है। ये खेती के क्या है? अलग अलग प्रकार है। अब इसमें एक होता है दजिया होता है, एक आपका होता है चिमाता, एक होता है दजिया और एक होता है चिमाता। विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों के द्वारा की जाती है। ये मैदानी भागों में जो होती है उसे कहते हैं दजिया कहते हैं। मैदानी भागों के अंदर जो जमीन को विशेष रूप से साफ करके मैदानी भागों में जो की जाती है वह आपकी दजिया। और चिमाता जो पहाड़ी ढाल वाला इलाका होता है, पहाड़ी ढाल पर जो वनों को जलाकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? चिमाता। और पानी जब पहाड़ों से उतरता है तो चिर करके नहीं निकलता, एकदम आवाज करते हुए, है ना, चिनचिनाट करते हुए। ओके, धन्यवाद।
दजिया मैदानों के अंदर। शाबाश, 25 क्वेश्चन क्यों वापस देखो क्या हुआ 25वें क्वेश्चन के अंदर। वर्टिसॉल क्या हुआ, वर्टिसॉल में क्या हुआ बताओ। वर्टिसॉल 25वां क्वेश्चन था, 25वें क्वेश्चन में क्या दिक्कत है बताओ, बताओ 25वें क्वेश्चन में क्या दिक्कत है। 25वें क्वेश्चन में देखो सर वर्टिकॉल, अच्छा नहीं पाई जाती ये पूछा है, सॉरी देखो जल्दबाजी में हो सकता है कि मैं थोड़ा सा, मशीन तो हो नहीं, बीकानेर चूरू, ठीक है ठीक है ठीक है, ये वाला जो इलाका यहाँ वर्टिसॉल हो गई, ठीक है ओके ओके ओके। हम थे लोग एड़ा कही कमेंट कर दे गुरुजी गलत हो गयो, थोड़ा ध्यान देख लो, सब्र रखो, ठीक है हो जाता है ना, मशीन नहीं हूं मैं, ठीक है। 26वां क्वेश्चन वापस देखो, 26वां क्या दिक्कत है बताओ। 26वां सही है, हर बार सही नहीं हो सकते तुम। अलवर अजमेर उदयपुर आसमान सही है, खेजरी वाला सही है, सब सही है, कभी कभी हो सकता है ना, यूं हो सकता है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, भारत का पहला राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, ये सन 2000 के अंदर स्थापित हुआ था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तबीजी अजमेर के अंदर स्थापित हुआ था और सन 2000 में स्थापित हुआ था। सन 2000 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना तबीजी अजमेर के अंदर की गई थी। यह क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 9वीं पंचवर्षीय योजना उस समय चल रही थी, 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, उस समय की बात है, 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात है, उस समय इसकी स्थापना हुई थी। चंबल और माही सुगंधा, ये क्वेश्चन तो बार बार मतलब एकदम बार बार पूछा जाता है। चंबल और माही सुगंधा है, ये किस फसल की किस्म है, चना की है, सरसों की है, चावल की है कि गन्ना है। तो देखो यहां पर ये धान की किस्म है, धान कह दो या चावल कह दो एक ही बात है। इसकी अन्य किस्मों के बारे में भी एग्जाम में पूछ लेवे तो याद रखना, चंबल है, रत्ना है, परमल है। देखो रत्ना हो गई, इसके साथ साथ आपकी परमल हो गई, माई सुगंधा हो गई, चंबल हो गई, जया हो गई, बासमती हो गई, जया हो गई, बासमती चावल हो गया, ये सब के सब। यहाँ माई सुगंधा थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है, माई सुगंधा और चंबल चावल की है, माई सुगंधा। और याद और बताओ कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे फटाफट सारे, कौन सी तिलहन की फसल है जो आपकी रबी के मौसम में बोई जाती है। राजस्थान के अंदर एलो सीईटी के अंदर वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, जो सीईटी स्नातक के अंदर बार बार पूछा गया था। तुम लोगों ने तो ध्यान नहीं दिया, मैंने चारों पारियों का विश्लेषण किया, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा का ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रबी के मौसम में बोई जाती है तो सरसों है, मूंगफली है, सोयाबीन है या तिल है जो रबी के सीजन में बोई जाती है। बताओ फटाफट, ए आंसर इज द राइट आंसर। जो सरसों है वो रबी में बोई जाती है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर रबी के मौसम में कौन सी बोई जाती है, सरसों बोई जाती है। बाकी हम बात करें तिलहन वगैरह तो ये तो उस समय आपके जब चौमासे की फसल होती है तो उसके साथ में बोए जाते हैं, कई सारी चीजें हैं। यहाँ पर आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, चोकला किसकी नस्ल है। ये क्वेश्चन पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आर्थिक समीक्षा से 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, आर्थिक समीक्षा से 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे। कौन कौन तैयार है मेरे आर्थिक समीक्षा के 500 क्वेश्चन पढ़ने के लिए। 500 क्वेश्चन आर्थिक समीक्षा के कराऊंगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ तुम लोग फटाफट, 500 क्वेश्चन कराऊंगा। हाँ ये देखो तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए एक शानदार 12 घंटे क्लास तैयार की है। ये देखो पूरे बुक का सॉल्यूशन एक बार फिर से पागलपंती दिखाऊंगा मेरे बच्चों के लिए। 12 घंटे नॉन स्टॉप पैरों पे खड़ा रह कर गए। तैयार हो? हाँ, हाउस द जोश दिखा देना। जब मैं लाइव दिखाऊं उस समय 5000 लाइव चाहिए मुझे उस दिन, 5000 बच्चे। तो चोकला ये क्लास तो तुम्हारे लिए लगा दूंगा। एक इकोनॉमिक्स सर्वे की क्लास लगा दूंगा। इकोनॉमिक्स सर्वे के गुरुजी 500 क्वेश्चन करवा दो। कोई नहीं करवा रहा पूरे राजस्थान के अंदर, जोर आता है 500 क्वेश्चन करवाने में। हाँ यहाँ से मेरे क्वेश्चन अगर आवाज सुन ली किसी ने तो कॉपी कर सकता है कोई, लेकिन कॉपी करने में वो काम मजा जो मदन सर पढ़ाते हैं वो है ना। मेरी 12 घंटे वाली क्लास लगी नहीं, उससे पहले 10 लोगों ने कॉपी करके यूट्यूब पे पढ़ा दी है। लेकिन मेरी क्लास तो 1 मिलियन गई ना, तो माल होता है ना, ठीक है। देसी घी तो देसी घी होता है। चलो तो इको सर्वे 500 क्वेश्चन कराऊंगा और ये क्लास तुम्हारे लिए। ये क्लास पढ़ लोगे तो सीईटी के अंदर कह सकता हूं कि राजस्थान जीके की बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। राजस्थान जीके 70 से 75 नंबर का पूछा जाएगा। तैयार हो सभी? ओके, अच्छा 50,000 हो गया, ठीक है। चोकला किसकी नस्ल है? चोकला भेड़ की नस्ल। मैं खुश होता हूं ना मेरे भाई बहनों के ऊपर, बौछार करता हूं प्यार की, क्योंकि तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर करके कल 1 लाख था, आज 2 लाख हो गया, 2.5 लाख कर रहे हो तुम लोग कल तक। बड़ी खुशी की बात है। भेड़ की नस्ल है वो चोकला है। भेड़ की अन्य नस्लों में एक तो मगरा है, नाली है, पुंगल है।
देखो एक तो नाली है, एक आपकी मगरा है, एक आपके बीकानेर के अंदर पुंगल नस्ल पाई जाती है। राजस्थान, देखो भारत की मैरिनो किसको कहते हैं? चोकला कोई कहते हैं भारत की मैरिनो। भारत की मैरिनो किसको कहते हैं? भारत की मैरिनो जो सबसे बढ़िया नस्ल की है वो आपकी कौन सी है? चोकला है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पशुवाड़ों में वापस पूछा जाएगा। खनिजों से संबंधित प्रश्न है कि गीला अलीपुरा, गीला अलीपुरा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया राजस्थान ज्योग्राफी से कि गीला अलीपुरा की जो खान है वो कहां किसके लिए जानी जाती है? वोलेस्टोनाइट एक खनिज है जिसके ऊपर राजस्थान का एकाधिकार है ना। राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा पैदा होता है ओवरऑल इंडिया के अंदर। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाऊंगा उस समय बताऊंगा। तो ये वोलेस्टोनाइट की खान है जो आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, गीला अलीपुरा। इसके साथ साथ हम बात करें बेल का मगरा, जैसे हम बात करें शिरोई का हो गया, इसकी जो फेमस खाने हैं वो कहाँ कहाँ पर है? एक तो सिरोही हो गया, एक आपका यहाँ पर उदयपुर के अंदर हो गया वोलेस्टोनाइट के बारे में, और आपका अजमेर हो गया, ब्यावर हो गया, अजमेर हो गया, इसके साथ साथ आपका ब्यावर हो गया, और सिरोही के अंदर आपका कौन सा है? बेल का मगरा और खोरताला। खोरताला तो आपके यहाँ पर है, खोरताला उदयपुर के अंदर, और यहाँ पर है बेल का मगरा, बेल का मगरा, ये आपके जानी जाती है वोलेस्टोनाइट खनिज के लिए। शाबाश, ये वोलेस्टोनाइट के लिए गीला अलीपुरा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से जिले के अंदर नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत यहां दिए गए ऑप्शन के अनुसार न्यूनतम है? वैसे तुम सबको पता है, हाँ वैसे तुम सबको पता है कि राजस्थान के अंदर जो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिलों की हम बात करें, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, ये सीईटी के अंदर पूछा गया था। ये क्वेश्चन सीईटी स्नातक के अंदर पूछा गया था, सेम टू सेम, लेकिन उसमें तुम्हारा डूंगरपुर बांसवाड़ा के ऑप्शन थे। लेकिन ऐसा प्रश्न मैं इसलिए लाया हूं, बहुत मेहनत के बाद में ये क्लास तैयार की है। मैंने कहा मेरे इन भाई बहनों के लिए ऐसा क्वेश्चन वापस आएगा तो इनको ऐसा क्वेश्चन देना चाहिए। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार यहां पर पूछा गया प्रश्न है, दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शन के अंदर यहां पर दौसा की सबसे कम है, उसके बाद करौली हो गया, जैसलमेर, इनकी आगे दौसा की होगी 12, फिर आपके सेकंड नंबर पर दिए गए आपका 12% के लगभग यहाँ पर नगरीय जनसंख्या, फिर जैसलमेर हो गया। तो ये सब चीजें, लेकिन अगर हम बात करें तो वो डूंगरपुर है सबसे कम, 6.3 डूंगरपुर हो जाती है, सबसे कम है आपकी डूंगरपुर की। डूंगरपुर के अंदर नगर नहीं है इतने। फिर बाड़मेर है, डूंगरपुर, बाड़मेर, और फिर बांसवाड़ा। डूंगरपुर हो गया, बाड़मेर हो गया, और फिर आपके बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा वगैरह ये तुम लोगों को याद रखना है। तो डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा ये याद रखना है। और इसमें डूंगरपुर की बात करें तो वो आपकी 6.39 है। ये कितनी हो जाती है? डूंगरपुर के अंदर नगरीय जनसंख्या है ही नहीं, मतलब वहाँ आदिवासी इलाका 6.39%, इतनी नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार पकड़ना बहुत भारी पड़ जाता है। दौसा के बारे में टॉप 3 में भी नहीं है, लेकिन याद करना पड़ेगा, प्रश्न एग्जाम में आएंगे, प्रश्न एग्जाम में आएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, मरु विकास कार्यक्रम। देखो मरु विकास कार्यक्रम जो वर्तमान में तो बंद है ना, वर्तमान में इसको समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में ये प्रोग्राम क्या है? बंद है। लेकिन इस प्रोग्राम की जो शुरुआत है वो राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर, कृषि आयोग की सिफारिश पर 77-78 के अंदर राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा? राष्ट्रीय कृषि आयोग। तो एक विकास कार्यक्रम भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, 77-78 का है मरु विकास कार्यक्रम, 77-78। कौन से वर्ष में सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी? नीतियों का एक प्रश्न तुम्हारे डेफिनेटली एग्जाम में आएगा, पिछले एग्जाम में पूछा गया था, ये आरएस प्री में पूछा गया था। नीति जो आपके सौर ऊर्जा की नीति आपके 2019 की है, वैसे 2010 की पर्यावरण नीति, वन नीति वगैरह तुम पढ़ते हो। नीतियां बाय मदन सर, टेलीग्राम पे पीडीएफ डाली हुई। टेलीग्राम पे अगर कोई भी पीडीएफ नहीं मिले, सीधा एप्लीकेशन में जाने का, और ऐप के अंदर आपके फ्री नोट्स, ये माइंड मैप ऐप है ना, तुम्हारा ऐप है, वहां फ्री नोट्स नाम का सेक्शन है, और फ्री नोट्स पढ़ो ना तो एक बढ़िया रिव्यू लिखो और 5 स्टार की रेटिंग दो बाहर, ऐप के बाहर की ओर। ये फ्री नोट्स इतने पढ़े, इंडिया जी के, राजस्थान जी के, सब के सब फ्री नोट्स पढ़े, तो वहां जाकर जरूर देखो। कहां पर? माइंड मैप ऐप, लिंक कहां मिलेगा? वीडियो के नीचे। तो 2019 की ये नीति हो जाती है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राजस्थान के अंदर जो राजस्व मंडल है, उस राजस्व मंडल की स्थापना कब की गई थी? राजस्व मंडल की स्थापना है वो 1949 के अंदर होती है। राजस्व मंडल कहां पर है भाई? अजमेर के अंदर। राजस्व मंडल की स्थापना आपके अजमेर के अंदर की गई है।
आपके राजस्व मंडल की स्थापना 1949 के अंदर की गई थी। 1 नवंबर 1949 के अंदर इसकी स्थापना होती है अजमेर में। राजस्थान, अब देखो राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर करवा दी, हिस्ट्री करवा दी, कल्चर करवा दी, ज्योग्राफी करवा दी, इकोनॉमी करा दी, अब राजस्थान की पॉलिटी आ रही है। तुम्हें पता चला, मजा आ रहा है ना? हाँ, ऐसी क्लास देखा करो। तो राजस्थान की पॉलिटी शुरू कर रहा हूं मैं अब 38वें क्वेश्चन से। अगले 10-12 क्वेश्चन पॉलिटी के, फिर इंडिया के भूगोल के, इंडिया की पॉलिटी के, फिर साइंस के, कंप्यूटर के और करंट अफेयर्स के। आज की क्लास सबसे यूनिक है, शेयर करो सभी बच्चे। राजस्थान लोक सेवा आयोग जो आपका आरपीएससी है, आरपीएससी के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है। आरपीएससी के अध्यक्ष को निलंबित करने का जो अधिकार है वो राजस्थान के राज्यपाल के पास में है। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में भी अगर हम बात करें आरपीएससी के अध्यक्ष के संबंध में, तो ये कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से, है ना, कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से, राष्ट्रपति के आदेश से राज्यपाल के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। मतलब सेंट्रल के पावर उनके पास में है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट कमीशन का विन्यास क्या है, जो सदस्य है। अब ये क्वेश्चन तो बार बार सीईटी स्नातक में पूछा गया था। मानवाधिकार, तुम्हारा सिलेबस क्या है तुम्हें पता है? यहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, हाईकोर्ट वगैरह, ये तुम्हारे सिलेबस में है। उसके साथ साथ तुम्हारे सिलेबस में सूचना आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, चुनाव आयोग है। 3-4 चीजें हैं तुम्हारे राजस्थान की पॉलिटी। मुझे एक सिलेबस का एक पॉइंट याद है, जैसे कोई मेरा ही एग्जाम हो, ऐसे, है ना। अब मुझे तो 10 तरह के एग्जाम की तैयारी करानी पड़ती है, लेकिन मेरा एक ही काम है कि हर एक सिलेबस को याद रखना, कहाँ कौन सा प्रश्न आएगा। ये सिलेबस बहुत छोटा है राजस्थान की पॉलिटी का। आयोग तुम्हारे इतने दिए गए, मतलब 3 से 4 आयोग से एक एक प्रश्न पक्का आएगा। जैसे चुनाव आयोग, सूचना आयोग, जो आपके निर्वाचन आयोग, सूचना आयोग, चुनाव आयोग, वो एक ही हो गया, और मानवाधिकार आयोग, ये सिलेबस के अंदर है। तो ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर सदस्यों का विन्यास कितना हो जाता है, ये आपका हो जाता है 1+2। 2019 के आधार पर 1+2, ये 2019 के बाद से, 2019 के बाद से 1+2 हो गया। और गंगाराम मूलचंदानी क्या है, हेड है इसके, गंगाराम मूलचंदानी, ये वर्तमान में इसके क्या हो जाते हैं, हेड हो जाते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। भाई पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था? सीईटी स्नातक की बार बार पारियों में पूछा गया था। निम्न में से कौन सा आपका, देखो, ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है। ये क्वेश्चन सीईटी में पिछली बार पूछा गया था, याद रखिएगा। ग्राम पंचायत की आय, इनकम कैसे होती है? बिक्री कर से, संपत्ति कर से, या फिर आपका भूमि कर से, या आयकर या इनकम टैक्स से। तो इनकी जो ग्राम पंचायत की जो आय का स्रोत है, ये भूमि कर है। ये इंपॉर्टेंट है। ये सीईटी पिछले वाले एग्जाम में, सीईटी 12th में पूछा गया ऐसा प्रश्न। तो मैंने 10% पीवाईक्यू भी शामिल किए जो सीईटी के हैं। बाकी सारे के सारे वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। भूमि कर यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखो, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? देखो, राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 233(1) के तहत, 233(1) के तहत, अनुच्छेद 233(1) के तहत जिला न्यायाधीश की नियुक्ति आपके राज्यपाल द्वारा की जाएगी। यह प्रश्न भी बहुत प्यारा है, एग्जाम में पूछा गया था। हाँ जी, राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे ये बताओ। और यहां पूछा गया है पहले उपाध्यक्ष कौन थे। तुम अध्यक्ष का नाम बता दो, मैं था उपाध्यक्ष बता दूं। ठीक है, ओके, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है आपके लाल सिंह सक्तावत। लाल सिंह सक्तावत राजस्थान की जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके पहले उपाध्यक्ष थे। कौन थे? पहले उपाध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। पहले कौन थे बताओ? अध्यक्ष का नाम पता नहीं है? राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी थे। हाँ, लखनौरा लाडा नरोत्तम लाल जोशी, नरोत्तम लाल। ये चीजें तो याद होनी चाहिए भाई, पढ़ाई करो जने। कोई चीजें तो यूनिक हुए, बार बार एग्जाम पूछी जावे, कोई अच्छी चीजें है ना, वो याद रखनी चाहिए। फर्स्ट अध्यक्ष, आज के बाद भूलना मत जो नए बच्चे हैं। अब देखो यहाँ पर राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? ये 67 के अंदर 13 मार्च को लगा था।
13 मार्च 1967 से लेकर के ये चला था आपके 26 अप्रैल तक। कितना? 26 अप्रैल। अब बड़ा एग्जाम जब भी होता है ना, उसमें ये पूछ लिया जाता है कि तुम्हारे ये पहला जो राष्ट्रपति शासन है, जो आर्टिकल आपके 356 के तहत लगाया जाता है, उसके तहत बताओ ये कितने दिन तक लगा था। तो मैं काउंट कर लो, उससे माइनस कर लो, आपको पता चल जाएगा। 44 दिन लगभग, ऑलमोस्ट आई थिंक आ ही जाएगा, है ना। 17 और 26 कितने होते थे? 44 डेज। अब इस समय जब भी शासन लगा था, उस समय आपके संपूर्णानंद, आपके मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के टाइम में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। उस समय संपूर्णानंद हुआ करते थे, संपूर्णानंद। वैसे कल वाली क्लास में अच्छे से चारों चीजें लिखाई थी, स्क्रीनशॉट लेने का बोला था। तुम्हारे फोन में वो स्क्रीनशॉट पड़ा सड़ रहा है, रिविजन नहीं किया अभी तक। मैंने लिखाया था कि नहीं लिखाया था? परसों कितनी मेहनत करके लिखाया था, अंगूठा घिस गया मेरा। पर तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं हो, अंगूठा घिस जाएगा तुम्हारा, है ना। राजस्थान की कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख कौन सा होता है? संवैधानिक प्रमुख है, वो संवैधानिक प्रमुख है, नाम मात्र का प्रमुख है। तो आपकी राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख पूछा है। संवैधानिक प्रमुख अब इंडिया लेवल पे अगर होता तो राष्ट्रपति करते, यहां पर राज्यपाल है, और कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख है वो आपका मुख्यमंत्री होता है। वो आप सबको पता ही रहना चाहिए। अनुच्छेद 154(1) के तहत, अनुच्छेद 154(1) के तहत इसे संवैधानिक प्रमुख हम कहते हैं कि उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र आपके सबसे प्राचीन है? इंडिया ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहा हूं। इंडिया की राजस्थान पॉलिटी कंप्लीट हो गई। इंडिया की ज्योग्राफी के लगभग 15 क्वेश्चन तुम्हारे लिए लेके आया हूं। राजस्थान हिस्ट्री कल्चर करा दी, ज्योग्राफी करा दी, राजस्थान की पॉलिटी करा दी। अब इंडिया की ज्योग्राफी के लिए तैयार हो जाओ। अगले 15 क्वेश्चन के अंदर इंडिया की ज्योग्राफी के अंदर था लोगों ने, अगर सिलेबस ध्यान है तो बताओ। सिलेबस पता नहीं है? भारत के भौतिक प्रदेश, जिसमें पठार, मैदान, आपके पर्वत, ये सिलेबस में है, द्वीप वगैरह। उसके बाद जो तुम्हारे सिलेबस में पानी वाली सारी चीजें, नदी, सागर और झीलें, बांध, ये तुम्हारे सिलेबस में दूसरा पॉइंट। और तुम्हारे सिलेबस में तीसरा पॉइंट ये है। अब तुम लोगों को थोड़ी शर्म आनी चाहिए, किसी बच्चे को अगर सिलेबस याद नहीं है, गुरुजी माफी चाहूं, अगर ऐसा एटीट्यूड है जिंदगी में, बहुत जल्दी बेटा सरकारी नौकरी ले लोगे कि गुरुजी सिलेबस याद तो नहीं था लेकिन आपने याद दिलाया, थैंक यू, मैं याद रखूंगा या रखूंगी आज के बाद। एक है, लास्ट में आता है आपके वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव हो गया, पानी वाली चीजें हो गई, बांध, झील, सागर, समंदर, और ये भौतिक प्रदेश। इंडिया की ज्योग्राफी में सिर्फ तीन टॉपिक है, और वहां से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ गए? अब इसीलिए तो मेरे को देखने आते हो। तुम्हारी मेहनत कम, मेरी मेहनत ज्यादा, घर बैठे सारी चीजें मिल जाती है ना। नहीं, क्वेश्चन ओनली ये पढ़ो, है ना, नोट करने की जरूरत नहीं। पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दूंगा, माइंड मैप ज्वाइन कर लेना। अपन राजस्थान में टॉप 5 में आ गए, सिर्फ एक ही साल के अंदर सिर्फ एक ही साल के अंदर टॉप 5 में है राजस्थान में, पूरे राजस्थान के अंदर, और अगले 10 दिन के अंदर टॉप 3 में आने वाले हैं। ठीक है। हाँ, भौगोलिक प्रदेश सबसे प्राचीन है। देखो, सबसे पुराना जो भौगोलिक प्रदेश है भारत का, वो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार है, वो सबसे पुराना है। हम बात करें नवीन की बात करें, सबसे नया कौन सा है? ये हिमालय वाला क्षेत्र है, सबसे नया है। प्रायद्वीपीय पठार है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड। अब क्या है कि पहले पृथ्वी की बात करें 2 भागों में बटी हुई थी। अब थोड़ा एक भाग था संपूर्ण, मैं थोड़ा समझा देता हूं शॉर्ट में, बाकी थान लोगों ने कोई समझा लोगों नहीं। ये था संपूर्ण पृथ्वी। अब इस संपूर्ण पृथ्वी के अंदर ये था आपका 2 भाग में, बीच में टैथिस सागर था, ऊपर वाला जो था ना बीच में टैथिस सागर। थोड़ा सा समझ लो इसको, ओरिजिन ऑफ द अर्थ, ये पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद का टाइम बता रहा हूं तुम्हें। देखो समझो, ये बीच का जो था वो पानी था, टैथिस सागर। बीच में क्या था? टैथिस सागर था। ऊपर क्या था? अंगारा लैंड। अ से अंगारा लैंड, अंगारा लैंड उत्तर में था, और नीचे वाला जो टुकड़ा है ना वो गोंडवाना लैंड वाला पार्ट था। तो इंडिया का साउथ वाला जितना भी पार्ट है वो कौन सा है? गोंडवाना लैंड का पार्ट है। इससे जितने भी महाद्वीप बने हैं, ये ज्योग्राफी में पढ़ते हो, ये जितने भी महाद्वीप बने, दक्षिण में जो है वो गोंडवाना की ज्यादातर पार्ट है, उत्तर वाले ज्यादातर अंगारा लैंड की पार्ट है। सीधी सी बात है। ओके बाटो मार दिया, वर्णन स्वीकार, ठीक है। अब बाद में करवाता। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के राज्यों का मिलन स्थल है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का मिलन स्थल। तुम मिले, हम मिले, ठीक है। ये रहा आपका केरल, ये रहा आपका तमिलनाडु, ये रहा आपका कर्नाटक।
इन तीनों का मिलन यहां पर होता है, इन तीनों का मिलन यहां पर होता है। वो किस रूप में होता है? नीलगिरी की पहाड़ियों के रूप में, नीलगिरी की पहाड़ियों के रूप में। अन्नामलाई की पहाड़ियों में साउथ की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है अनईमुडी। अनईमुडी आपके 2695 किलोमीटर, 2695 मीटर है, जो साउथ की सबसे ऊंची चोटी है। साउथ की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? मुडी। मुडी किसका? अन्नामलाई का। मैं मुडी हूँ, फूडी हूँ, आजकल बच्चे यूं बायो में लिखते हैं इंस्टाग्राम पे, है ना। तो ये अनईमुडी किसका है? अन्नामलाई का है। तो ये साउथ की सबसे ऊंची चोटी, पालनी पहाड़ियां, नंदी पहाड़ियां नहीं है, नीलगिरी यहां पर तीनों के मिलन स्थल पर स्थित है। अगला देखो, निम्न में से कौन सा यहां पर सुमेलित नहीं है? दिए गए ऑप्शन में जो दर्रा है ना, तुम्हारे एग्जाम में आता है, RS प्री में भी आता है, पटवार में भी आएगा, हर एग्जाम में पूछा जाता है। दिए गए दर्रों में से आपका कौन सा दर्रा यहां पर सुमेलित नहीं है? हम भोर घाट की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं है। देखो, थाल घाट और भोर घाट दोनों दर्रे महाराष्ट्र के अंदर है। थाल घाट और आपका भोर घाट, ये दोनों के दोनों आपके कहां है? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, हिमाचल में नहीं है। पाल घाट है वो केरल के अंदर है, थाल घाट, भोर घाट महाराष्ट्र में, पाल घाट केरल के अंदर। ये याद रखना। बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में एक और दर्रा है जिसका नाम है दीफू दर्रा, दीफू दर्रा है। नाथुला एग्जाम में CET स्नातक में अभी जस्ट पूछा गया था, नाथुला दर्रा कहां पर है? अभी जस्ट पूछा गया था 10 दिन पहले, है ना। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। तो नाथुला कहां पर हो गया? ये याद रखो आपको, है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नाथुला कहां पर हो गया? सिक्किम के अंदर हो गया। तो क्वेश्चन सही, इस क्लास से क्वेश्चन खूब आएंगे, टेंशन मत करो। अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखला, जैसे हम बात करें राजस्थान की, हम बात करें अरावली इधर हो गई, जैसे अरावली इधर हो गई, इधर विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला हो गई। अरावली और विंध्यन के बीच में मालवा का प्लेट्यू है। कौन सा पठार है? मालवा का पठार है, मालवा मध्य प्रदेश। और जहां चित्तौड़ के राजाओं के साथ में संघर्ष होता रहता था, मालवाओं के राजाओं का, तो मालवा का पठार है आपके इन दोनों के बीच में। ये तो विंध्याचल हो गई और ये क्या हो गई? अरावली। आगे देखो, श्री हरिकोटा द्वीप कहां पर स्थित है? श्री हरिकोटा इस द्वीप जहां पर स्थित है वो आपके एक लैगून झील है आंध्र प्रदेश के तट पर। आंध्र प्रदेश के तट पर एक लैगून झील है। आंध्र प्रदेश कहां पर है सर? ये तमिलनाडु गया, ये जो है ना आंध्र प्रदेश का इलाका है। इस आंध्र प्रदेश के तट पर आपकी क्या है? लैगून झील स्थित हो जाती है। इसकी मैं बात कर रहा हूं। श्री हरिकोटा आपके कहां है? यहां पर एक पुलिकट झील स्थित है जो कि आपकी आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है पुलिकट झील। इसको शॉर्ट में मैं AP लिख दूं, ये भी क्या है? AP। तो यहां पर एक कयाल झील है, लैगून झील जिसे कहते हैं। समुद्र का पानी आता है तो बंद हो जाता है बाहर से रास्ता, तो पानी अंदर ही रहता है जमीन के अंदर, समुद्र से कट जाता है, वो लैगून झील कहलाती है, कयाल कहलाती है। तो ये पुलिकट झील यहीं पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। यहीं पर क्या स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जहां से उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते ताकि गिरे तो भी किसी के माथे में नहीं गिरे, जाके समंदर के अंदर गिरे। सीधी बात है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आपके चंबल के अंदर नहीं मिलती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। चंबल के अंदर कौन सी नदी नहीं गिरती? CET की जिसमें आपकी क्लास की वजह से 105 प्रश्न सही हुए। शाबाश मोगेम्बो, खुश हुआ। 2-2 क्वालिफाई कर ले तू CET। चंबल में कौन सी नदी आपके नहीं मिलती है? तो चंबल के अंदर आपकी बेतवा नदी नहीं मिलती है, ये चंबल में नहीं मिलती है। चंबल की सहायक तो आपके शिप्रा है, काली सिंध है, पार्वती है, ये सब किसकी सहायक है? चंबल की सहायक है। याद कर लो, रट लो भैया, एग्जाम में काम आएगा। बेतवा किसकी सहायक है? बेतवा यमुना की सहायक है, अभी बताता हूं। और नदी सहायक नदियों वाला क्वेश्चन है CET की चारों पारियों में पूछा गया था। गंगा, ब्रह्मपुत्र और जो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र वाला क्वेश्चन बार बार पूछा गया था। इनमें से कौन सी नदी आपकी गंगा नदी के अंदर बाएं तट से नहीं मिलती है? गंगा की बाईं सहायक नदी, दाईं सहायक नदी। हम यहां पर बात करें, आ चाल रही है गंगा, गंगा 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 चाल रही है, आठ आएगी बांग्लादेश में। तो गंगा जब यहां पर गंगोत्री हिमनद से निकली, मैं चाहता हूं कि सिर्फ 1 मिनट मेरे को दे दो तुम, मैं तुम्हारे 2 नंबर दिलवा दूंगा। सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ध्यान रख लेना भैया। यहां देख ला, गंगोत्री की बात करें, गंगोत्री से आपका जो गंगोत्री हिमनद से आपका गंगा निकली है, तो ये किस रूप में यहां पर है? ये भागीरथी के रूप में, भागीरथी के रूप में। और यहां से अलकनंदा आती है, ये कौन सी है? अलकनंदा। अलकनंदा यहां से आई तो देवप्रयाग के अंदर ये स्थान है। यह कौन सा स्थान है? देवप्रयाग, उत्तराखंड के अंदर। यहां पर आगे वो किस नाम से जानी जाएगी? गंगा के नाम से जानी जाएगी।
उधर रामगंगा गोमती घाघरा, देखो रामगंगा गोमती घाघरा, घाघरा भी दो नदियों के मिलने से बनती है। रामगंगा गोमती घाघरा गंडक कोशी महानंदा, गंडक कोशी महानंदा, ये तो आपके कौन से किनारे की है? गंगा, देखो सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, गंगा ऐसे चल रही है, ये कौन सा किनारा हो गया गुरुजी? बायां किनारा हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये लेफ्ट हैंड कॉर्नर है और ये मींस बायां किनारा है, और ये दायां किनारा है, ये यहां वाला दायां है, नीचे वाला राइट हैंड साइड है। गंगा वाला क्वेश्चन बार बार आता है, इन वास्ते इतनी माथा फोड़ी करूं, बाकी मैं क्यों माथा फोड़ी करता हूं। यमुना मिलती है, सोन मिलती है, इसमें मिलती है आपकी कौन सी? यमुना। खैर मैप में जिस तरीके से बनाना चाहूँ यहाँ लिखो, एक तो मिलती है आपकी यमुना, ये रिवर कौन सी है? यमुना, याद रखना यमुना, खैर लिखिएगा इसमें, दूसरी नदी है यमुना। मैं खाली प्रतीकात्मक मैप बना रहा हूँ। चंबल बेतवा केन इसकी सहायक है, चंबल मिलती है इसमें, केन मिलती है इसमें, बेतवा मिलती है, तो एक लिखो चंबल, एक मिलती है इसमें केन और एक मिलती है इसमें बेतवा। चंबल बेतवा केन इसकी सहायक है, सोन और बाद में हुगली है ना, बाद में इसमें और आके मिल जाती है सोन और एक मिलती है इसमें लास्ट में हुगली, बंगाल के अंदर। ऐसी चीजें याद रखो। गंगा के बाएं तट से आके मिलने वाले में एक तो यमुना का नाम याद रखना, यमुना की तीन साथी है चंबल केन बेतवा, ये गंगा में डायरेक्ट नहीं मिलती, यमुना में मिलके मिलती है। सोन हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है जो आपके दक्षिणी किनारे से यानी दाएं किनारे से, दायां दक्षिणी, और हुगली। रामगंगा गोमती घाघरा गंडक कोशी महानंदा, लेफ्ट कॉर्नर से। स्क्रीनशॉट ले लो, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लो, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, ले लो भाई ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट मेहनत करके लिखा है, ये क्वेश्चन आएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया? यहाँ गंगा में बाएं किनारे से नहीं मिलती है, तो बाएं किनारे से सोन नहीं मिलती है, वो दाएं से मिलती है, सोन इसका राइट आंसर हो गया। कोसी गोमती, कोसी हो गई, गोमती हो गई, गंडक हो गई, घाघरा हो गई, ये सब उत्तर की ओर यानी बाएं किनारे से आके मिलती है। अगला, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना? देखो तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी जब निकलती है ना, तिब्बत से जब ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, यहाँ पर बात करें तो फिर वो अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, इस तरह से मैं बात करूं तो इंडिया में प्रवेश करती है। तिब्बत में इसको शांगपो रिवर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? शांगपो। सागर माता किसका नाम है? एवरेस्ट का नाम है। अगला देखो, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गंगा के बाद में जो नदी बेसिन जहां नदियां जल ला करके इकट्ठा करती है, गोदावरी का बेसिन सबसे लंबा है। दक्षिण की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण की सबसे लंबी नदी है और इसे बूढ़ी गंगा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बूढ़ी गंगा कहते हैं। बूढ़ी गंगा इसलिए कहते हैं कि साउथ की जितनी भी नदियां धीरे धीरे चलती हैं, रेंगती रेंगती चलती है। कारण यह है कि पठारी क्षेत्र के अंदर वहां ढाल नहीं है। हिमालय की नदियां समन पहाड़ों को सीना चीरते हुए निकलती है कि दरिया तेरा रत्ती भर भी एहसान नहीं है मुझ पर, मैंने जब भी पिया है पहाड़ों का सीना चीर के पानी पिया है। हिमालय की नदियां तेज ढाल से निकलती है, इसीलिए वी आकार की घाटी बनाती है। साउथ वाली नदियां तो यूं फैलती फैलती चल रही, यूं कछुआ की तरह। सीधे सीधे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। आगे देखो, नर्मदा और ताप्ती कौन सी? भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नर्मदा और ताप्ती, याद है, जो आपके अरब सागर में गिरती है। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जिसे हम जोग जलप्रपात कहते हैं, ये बड़ा वॉल्यूम के हिसाब से इस शरावती नदी के ऊपर है, कर्नाटक के अंदर स्थित है। शरावती नदी के ऊपर है, कर्नाटक के अंदर है। जोग प्रपात है शरावती नदी के ऊपर, कर्नाटक के अंदर है। लेकिन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कोई बताएगा? अब बताओ, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है जो वराही नदी पर है। लिखो, कुंचिकल जलप्रपात है जो आपके 455 मीटर लगभग ऊंचा है। सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे बड़ा तो ये हो गया, लेकिन सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें ये कुंचिकल है। कौन सा? कुंचिकल जलप्रपात है जो वराही नदी पर है। कौन सी नदी पर है? वराही नदी पर स्थित है और 455 मीटर ऊंचा है। 455 मीटर ऊंचा है, 1-1 किलोमीटर ऊंचा है। न्यागरा वगैरह अमेरिका के अंदर, यहाँ नहीं है, ठीक है। ये तो उससे आधा ही नहीं है, ये तो उसका आधा ही नहीं है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। कुंचिकल कर्नाटक के अंदर है, वराही नदी के ऊपर स्थित है। और यह भी कहां पर है? यह भी आपका कर्नाटक के अंदर स्थित हो जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया क्वेश्चन।
कुंचिकल है बेटा, कुंचिकल है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कयाल क्या होते हैं? देखो एग्जाम में आता है कयाल आता है। कयाल तो हम बात करें लैगून झीलों को कहते हैं विशेष रूप से। कयाल क्या है? लैगून झीलें होती है। लैगून क्या होते हैं? देखो समंदर किनारे जब भी हम बात करें तो समंदर का पानी लॉक हो जाता ना, जब समंदर का पानी लॉक हो जाए इसके अंदर और बाद में आगे है मिट्टी आ जाए, ये कयाल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? लैगून कहते हैं, कयाल कहते हैं, एक ही बात है। चाहे आपका केरल का कह दो, चाहे आपका कर्नाटक का कह दो, सीधी सी बात है। पीडीएफ भेजो सर, पीडीएफ लखनऊ लाडो, पीडीएफ टेलीग्राम में भेजो। टेलीग्राम ज्वाइन तो करियो को नहीं मारा भाई, कौन है पीडीएफ पीडीएफ कह रही हो मारो भाई, कौन है? हाँ पीडीएफ दो सर, पीडीएफ थे घर आन दे दूँ मैं पीडीएफ, ठीक है। हाँ टेलीग्राम में तो मेरी बेटा लिंक वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो कयाल क्या होती है? लैगून झील होती है। कयाल क्या होती है? लैगून झीलों को कयाल कहते हैं। कयाल जैसे कई सारी होती है, जैसे हम बात करें वेम्बनाड झील है ना, वेम्बनाड झील है केरल की, है ना। वेम्बनाड की बात करें, वेम्बनाड केरल के अंदर है। जैसे हमने अभी बात की थी आंध्र प्रदेश वाली पुलिकट की बात की थी, है ना, ये कयाल है। ओके चलो अगले क्वेश्चन में बात करें। और जो साउथ के अंदर हम बात की थी ना, अरे साउथ क्या, दून है हिमालय के अंदर, दून है, द्वार है ना, उन घाटियों की भी बात की थी। और एक जो आता है ना केसर की खेती वाला, उसको क्या कहते हैं? केसर की खेती के लिए उपजाऊ जो जमीन होती है उसको क्या कहते हैं बताओ? सीईटी की दोनों पारियों में पूछा गया प्रश्न था, है ना। उसे क्या कहते हैं? करेवा। करेवा स्थलाकृति कहाँ पाई जाती है? कश्मीर हिमालय के अंदर, जहाँ जमीनी जो पहाड़ियों से घिरी हुई जमीन होती है, बड़ी उपजाऊ जमीन, जहां लोग केसर की खेती करते हैं, उसे क्या कहते हैं? करेवा कहते हैं। कयाल अलग है, करेवा अलग है। करेवा। गुरुजी मने तो करेवा को नहीं ध्यान है, मने तो कलेवो ध्यान है। सुबह सुबह उठ दूध दही बिनु कलेवो करूं मैं तो, ठीक है। घनी चौकी बात है बेटा, पढ़े ही किया कर खाने पीने के साथ साथ, ठीक है। ओके चलो, ओके लाइक कर दो क्लास को, जितने भी साथी जुड़े हुए लाइक कर दो। झीलों वाला प्रश्न तुम्हारे सिलेबस में है भाई, झील सिलेबस में है। झील देखी को नहीं? झील तो सिलेबस में, झील सीधी सीधी सिलेबस में, और आवेला पूछ चला था ने सिलेबस में। साला झील है, साला, साला अरुणाचल प्रदेश। बड़खल झील है वो हरियाणा में, नाम ही को नहीं पता, एड़ी एड़ी झील है। लोकटक झील है मणिपुर में, बिल्कुल, जहां डांसिंग हिरण पाए जाते हैं, जहां कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क का है ना, कौन सा है? कैबुल लामजाओ, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है, जहां पर डांसिंग हिरण पाए जाते हैं, ये भी कहां पर है? लोकटक झील। और काली वेली झील तमिलनाडु के अंदर। ए ऑप्शन सही है। झीलों का प्रश्न पक्का एग्जाम में आएगा, फटाफट शेयर करो सभी बच्चे। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? सरदार सरोवर परियोजना की बात करें, गुजरात है, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान हो गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर आपका जो है, गुजरात के अंदर नर्मदा नदी पर है ना, गुजरात में विशेष बात करें नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर। आगे देखो अगले क्वेश्चन की ओर। टिहरी बांध, टिहरी बांध है वो उत्तराखंड प्रदेश में, यूके उत्तराखंड के अंदर टिहरी बांध का निर्माण किस नदी के ऊपर किया गया है? टिहरी बांध जो गंगा की जो पहली धारा निकलती है जब गंगोत्री हिमनद से, वो भागीरथी के रूप में, बाद में उसमें अलकनंदा मिलती है ना। भागीरथी होती है, उसमें फिर क्या मिलती है? अलकनंदा मिलती है, तो वो क्या कहलाती है? फिर गंगा कहलाती है। तो वो कहां पर? वो आपके देवप्रयाग में। तो ये टिहरी बांध है वो भागीरथी नदी पर बनाया गया है।